Hello, my dear 12th standard students. We are studying physics and in the previous class we studied angle of banking. ठीक है, बैंक रोड रहा तो उसके लिए देयर इज नो फ्रिक्शन, ओनली बैंकिंग, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी हो जाती है रूट आर जी टेन थीटा. अगर आपको ध्यान में होगा, अच्छे से रिवाइज किए होंगे आपने, वी स्पीड बिकम्स रूट आर जी टेन थीटा. एंड कब इफ फ्रिक्शन इज जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, एंड हो जाता है v इज इक्वल टू म्यू आर जी इफ थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग इज 0 डिग्री. If angle of banking is 0 degree, the formula is mu rg. Mu is coefficient of friction, r is radius of curvature of the road, g is acceleration due to gravity. r g tan theta. What is theta? Angle of banking. अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल रोड और ये बैंक रोड है. ठीक है, ये रोड कौन सा था? पुराना जमाने का रोड था, ये हॉरिजॉन्टल वाला फ्लैट रोड. और ये वाला रोड कैसा है? बैंक रोड है, ये बैंकिंग की और रोड है. एंड यहाँ पर ये जो है दिस इज बाहर जो है इट इज कॉल्ड एलिवेशन. एलिवेशन यानी कितने हाइट से रोड को ऊपर उठाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हाइट तक रोड को उठाए. एंड व्हाट इज दिस? थीटा. और ये रोड है ऐसा. सी, इसके पुराना जो अपने पढ़े हैं डेरिवेशन, ये डेरिवेशन रिवाइज कराने के बदले अब तो हमको रिवाइज कराने की जरूरत ही नहीं है. अगर ये मैं अपने रेगुलर क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं आपको रिवाइज करवा के देता था. अब मुझे रिवाइज करवा के देने की जरूरत ही नहीं है. आपको रिवाइज करना है, एक बार और वीडियो देख लो फिर से, कल वाला पुराना वाला है ना, तो आप रिवाइज कर लोगे. मैं उसके आगे का स्टार्ट करता हूँ. सी, दिस इज द बैंक रोड, ये वाला बैंकिंग की और रोड है, और ये हॉरिजॉन्टल रोड है. पुराना रोड था, वहां पे गिट्टी पत्थर डाल दिया, रोड को ऐसा टेकड़ा चढ़ाओ, स्लोप बना दी घसरपट्टी. दिस इज द इनर एज एंड दिस इज द आउटर एज. अब इसमें क्या करेंगे बैंक रोड पर? एक चीज ये है कि ये इनर रोड है और ये आउटर एज है रोड का. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, ये जो रोड का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल. व्हाट इज एल? एल इज द विड्थ ऑफ द रोड. रोड कितना चौड़ा है, ठीक है. और ये एल है, ठीक है, ये एच है और ये थीटा है. अब जो रोड वाले इंजीनियर्स होते हैं, जो रोड बनाने वाले इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर, उनको कैसे पता चलेगा कितनी हाइट तक रोड को चढ़ाना है? तो डेरिवेशन करने पर क्या होता है, v इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा आ गया है ना. ये अब इसको कर देंगे तो इट विल बिकम v स्क्वायर. लेट अस सपोज कि यहाँ फ्रिक्शन कितना है? 0 है. लेट अस से फ्रिक्शन इज 0, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर जी टेन थीटा. स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा. सो फिर टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? v स्क्वायर अपॉन आर जी. v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा. एंड ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, टेन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी. थीटा फाइंड करना है तो क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, याद करो वो दिन जब मैंने आपको टेन इनवर्स फाइंड करना सिखाया था. नेचुरल टेन में जाते अपन, वहां पर देखते हैं भीड़ में वो नंबर तलाश करते हैं और फिर उसका देखते हैं कितने डिग्री कितने मिनट से, है ना. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग. कौन से रोड पर ये बैंकिंग का फॉर्मूला है? जहां फ्रिक्शन 0 है. बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है. अगर रोड को बैंकिंग कर देंगे और फ्रिक्शन ही नहीं रहेगा तो रोड तो गाड़ी तो घसर के नीचे आ जाएंगी ना, आगे बढ़ने वाले नीचे घसर जाएंगे. तो रियल लाइफ में फ्रिक्शन भी होता है और बैंकिंग भी करते हैं कई जगह पर. तो बैंकिंग एंड फ्रिक्शन, मैंने आपको बैंक की रोड बैंकिंग की हुई रोड की फोटो भी सेंड किया है ना, स्क्रीनशॉट लेके. तो बैंकिंग किया हुआ रोड में, लेकिन हमको यहाँ इमेजिन करना है कि लेटर से फ्रिक्शन इज 0. अगर फ्रिक्शन 0 है और रोड ओनली बैंकिंग किया हुआ रोड है तो कितने एंगल बैंकिंग करना पड़ेगा? अगर समझो वो भगाना चाहते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड फाइंड करना है, तो दिस फॉर्मूला shows that angle of banking does not depend on, बताओ काय पे नहीं डिपेंड करता? does not depend on mass of the vehicle, because
देयर इज नो टर्म m इन द फॉर्मूला। यानी ऐसा नहीं होगा कि कार के लिए अलग एंगल से बैंकिंग करो, पैदल वाले के लिए अलग बैंकिंग करो, साइकिल से जा रहा है उसके लिए अलग एंगल से बैंकिंग करो। नो, ये रोड पर से कार भगाओ या पैदल भागो या साइकिल भगाओ या टू व्हीलर भगाओ या बड़ी कोई बुलेट भारी गाड़ी भगाओ, कैसे भी, बट एंगल विल रिमेन द सेम फॉर ऑल व्हीकल्स बिकॉज एंगल ऑफ बैंकिंग डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द व्हीकल। और एक चीज याद रखो कि कहीं कहीं आप देखते हैं बैंक रोड पर स्पीड लिमिट लिखी रहती है। व्हाट इज दिस v? v इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट। और ये कहां होता है? रिटन ऑन द बोर्ड, रिटन ऑन द बोर्ड नियर द रोड। रोड के बाजू में बोर्ड पे स्पीड लिखा रहता 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। वो क्या है? ये है। उनको कैसे पता चलता कितनी स्पीड से भगाना चाहिए? मैक्सिमम इतनी स्पीड से। इससे ज्यादा स्पीड से भगाओगे तो बैंकिंग रहने के बावजूद आपकी गाड़ी स्लिप हो जाएगी। ये मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड लिमिट है। इससे इतना बैंकिंग किया और रोड है, उससे ज्यादा भगा रहे तो गाड़ी उड़ गई, समझो। अंडरस्टूड? अब ये कितना एलिवेशन करना है आउटर एज का, ये कैसे पता चलेगा उन लोगों को? तो इसके लिए भी फॉर्मूला देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ऐसा। सी दिस इज लाइक अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। और यहाँ क्या लगाएंगे हम? साइन थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या है? एच। एलिवेशन, हाइट, कितनी हाइट से रोड को ऊपर चढ़ाए हमने आउटर एज को, ठीक है। दिस इज द इनर एज, इनर एज। एंड ये वाला जो किनारा है इधर का, दिस इज कॉल्ड द आउटर एज ऑफ द रोड। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? एल। एल, देयरफॉर एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एल इंटू साइन थीटा। तो इससे उनको पता चल जाता कि बाहर का रोड कितना हाइट चढ़ाना है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कितना चौड़ा रोड है। तो एच इज इक्वल टू एल साइन थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग। अंडरस्टूड? अच्छा, मीटर गेज ट्रेन क्या होती है? मीटर गेज ट्रेन वो होती है जिसके लिए फॉर अ मीटर गेज ट्रेन L इज इक्वल टू 1 मीटर। मीटर गेज ट्रेन का मतलब क्या है? उसके दो व्हील्स के बीच का, दो चक्के है ट्रेन। आपको मालूम है ट्रेन में भी बैंकिंग करते हैं, रेलवे पटरी की भी बैंकिंग होती है। एक रेलवे पटरी, एक रेलवे ट्रैक नीचे रहती है, एक रेलवे ट्रैक ऊपर रहती है। और ट्रेन ऐसी सीधी सीधी आती है, जब टर्निंग लेती है तो ट्रेन भी एक साइड झुकती है थोड़े से एंगल से। तो थोड़े से एंगल से ट्रेन भी झुकती है। बात समझ में आ रही है? तो ट्रेन के लिए भी बैंकिंग की जाती है रेलवे ट्रैक्स की। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आ चुका है पुराने सिलेबस में, बहुत पुराने में। तो जब मैं पढ़ता था तो उस समय एक क्वेश्चन आया था कि फॉर अ मीटर गेज ट्रेन एच इज इतना एंड फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जब मैं पढ़ता था। इतना 100% याद नहीं मुझे। तो उसमें जो है मीटर गेज ट्रेन का मतलब क्या होता है? दो रेलवे ट्रैक्स के बीच का, रेलवे पटरी के दोनों पैरेलल रेलवे पटरी के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर हो तो ऐसी रेलवे ट्रैक को बोलते हैं मीटर गेज रेलवे ट्रैक। और उस पर चलने वाली ट्रेन को बोलते हैं मीटर गेज ट्रेन। मीटर गेज ट्रेन यानी ऐसी ट्रेन जिसके दो रेलवे पटरियों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कभी कभी ब्रेकिंग टेंशन भी बोलते हैं। रिमेंबर फोर्स, अगर मैं रस्सी से पत्थर बांध के घुमा रहा हूँ, ये रस्सी है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसा ऐसा घुमा रहा हूँ, गोल 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 गोल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ खींच रहा है? बाहर। सेंट्रीपेटल फोर्स किधर खींच रहा है? अंदर। तो ये पत्थर है, इससे क्या होगा? रस्सी टूट के गिर जाएगी। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कभी कभी उसको ब्रेकिंग टेंशन भी बोलते हैं, रस्सी को ब्रेक करने वाला टेंशन। और टेंशन का मतलब क्या होता? फोर्स। तो ब्रेकिंग फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ ब्रेकिंग फोर्स। अंडरस्टूड? इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, फाइंड द ब्रेकिंग टेंशन। तो ब्रेकिंग टेंशन का मतलब क्या है? mv²/r इज इक्वल टू bt। bt यानी ब्रेकिंग टेंशन या ओनली टेंशन या टेंशन की जगह फोर्स, वही बात हो रही।
ठीक है, चलो अब ये आपको समझ गया हो, नोट डाउन कर लो। व्हाट इज वी? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, इससे ज्यादा भगाएंगे तो नुकसान, खतरा है। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड। जी, एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन रोड कितना कैसा कर्व ले रहे हो, उसकी रेडियस कितनी। एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन जी, एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन वी, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द व्हीकल। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता मालूम है, अपन लोग भी मान लो मैं साइकिल चला रहा और खड़े रह के पैडल मार रहा है, ऐसा 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 खड़े रह के पैडल मार के साइकिल चला रहा हूँ, बाइसिकल, फ्लैट रोड है, फ्लैट, और टर्निंग आ रही ऐसी। अब टर्निंग आ रही, मैं फ्लैट रोड पर फास्ट भगाऊंगा तो मेरी गाड़ी स्लिप होकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको गिरा देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोड को बैंक करना पड़ेगा। मैं थोड़ी वहां उतर के रोड को बैंक करूंगा, तो मैं क्या करता, अपने आप को बैंक कर लेता हूँ। अपने आप को बैंक कर लेता मतलब अगर मैं ऐसा रोड है टर्निंग वाला, मैं जा रहा हूँ ऐसे साइकिल चलाते चलाते ऐसे चलाते जा रहा हूँ ऐसा, तो मैं क्या करूंगा, उधर खाई है राइट हैंड पे, तो मैं थोड़ा अंदर झुक के पैडल चलूंगा ऐसा, मैं अपने आप की बैंकिंग करूंगा, है ना। अब ये मैं आपको इसमें डायग्राम बना के कैसे समझाऊंगा कि वो कैसा होता है, मेरी डायग्राम्स भी उतनी अच्छी बनती नहीं है। तो बैंकिंग का मतलब क्या मालूम है, मैं पैडलिंग कर रहा सीधा ऐसा ऐसा जा रहा हूँ, टर्निंग वाला रोड आएगा तो मैं अंदर की तरफ रोड तो नहीं उठा सकता मैं, तो मैं अपने आप को इधर झुका दूंगा। आपने देखे कभी कभी एरोप्लेन को टर्न लेना होता है, एरोप्लेन ऐसा जा रहा है और उसको लेफ्ट की तरफ टर्न लेना है, यानी मेरे लेफ्ट की तरफ एरोप्लेन ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है तो ऐसा टर्न लेता है, ऐसा ये ऐसा होके टर्न लेता है। मीनिंग समझ रहे हो कि एरोप्लेन ऐसा जा रहा है, ऐसा आया, हाथ देखो मेरे विंग्स है ये पंख, ऐसे आए और फिर लेफ्ट टर्न लेना तो ये ऐसा झुक के टर्न लेता है। वो क्यों? वो भी बैंकिंग करता है, एरोप्लेन भी बैंकिंग करता है, रोड पे नहीं चल रहा, वो हवा में है लेकिन बैंकिंग कर रहा है। साइकिल वाला भी जो है ऐसा साइकिल चला रहा है और वो भी बैंकिंग करता है। अगर पैर में रोलर स्केट पहनी है अपन स्केटिंग और रोड पर चल रहे हैं और टर्निंग वाला रोड आया तो अपन क्या करते, उधर खाई में गिरना चाहिए इसलिए अपन ऐसा ऐसा एक साइड झुक जाते और फिर टर्निंग लेते, वो भी एंगल ऑफ बैंकिंग वाली चीज होती है। तो हम रोड कभी अगर रोड बैंक नहीं हो रहा तो अपन बैंक हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टर्किश ट्विस्ट। टर्किश ट्विस्ट, टर्किश ट्विस्ट का मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रोटर और टर्किश ट्विस्ट। रोटर, रोटर यानी गोल घूमने वाला, रोटेट होने वाला रोटर। और टर्किश ट्विस्ट, टर्किश इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक कंट्री है जिसका नाम है टर्की, टर्की तुर्किस्तान, वो देश में ये गोल गोल ट्विस्ट करने वाला झूला निकला। ये झूला वहां पे बनाए थे बोलते पहले। तो ये झूला कैसा है, ऐसा ड्रम रहता, एक बहुत बड़ा मेटल का ड्रम रहता और वो ड्रम के अंदर इस तरह से, दिस इज अ मेटेलिक ड्रम, और इस मेटेलिक ड्रम के अंदर बहुत बड़ा ड्रम रहता, 2 मीटर 5 मीटर बड़ा डायमीटर रहती उसकी, बहुत बड़ा ड्रम रहता। और इस बड़े ड्रम के अंदर लोगों को खड़े कर देते, कहां पर? अलोंग द सर्कमफ्रेंस। ये ड्रम है, हॉलो ड्रम है, अंदर से खाली है। ये खाली ड्रम में लोगों को खड़े कर देते लाइन से। यहाँ पे बेस रहता, दिस इज द बेस, ये बेस है, बेस पर लोगों को यहाँ खड़े कर देते। मैं थोड़ा ऊपर खड़े कर देता हूँ इसको, यहाँ खड़े कर देता हूँ, ये देखो एक आदमी है या औरत है जो भी है, ये उसकी बॉडी से टच है, ठीक है। ये ड्रम कितना खतरनाक बना दिया हमने, देखो उसको, वो रियल लाइफ में इतना खतरनाक होता नहीं, मैं बना रहा हूँ उसको, नीचे बेस होता है रियल वाले में, मैं तो बेस भी हटा दे रहा। अगर मैं बनाता था रोटर ड्रम सर्कस वाले में, मुझे जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, सर्कस में भी फिजिक्स वालों को नौकरी लग सकती है, सर्कस के ये सब झूले वूले बनाने के लिए भी नौकरी लग सकती है। तो सी ये बीच में लटका हुआ, कैसे लटका है मालूम है? दिस इज द एक्सिस ऑफ द ड्रम, ये क्या है? एक्सिस ऑफ द ड्रम। ये गोल घूमेगा ड्रम, ड्रम क्या करेगा? गोल घूमेगा। कैसे बताऊं मैं आपको? गोल घूमेगा ऐसा, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार,
एंगुलर वेलोसिटी यानी गोल घूमने की वेलोसिटी, गोल घूमने की स्पीड, बहुत फास्ट घूमेगा, फिर धीरे 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 रुक जाएगा। तो गोल घूमने की वेलोसिटी इज ओमेगा। यहाँ ना देते हुए ये स्पीड को यहाँ बताना चाहिए, ओमेगा बार। ये एंगुलर वेलोसिटी है। लेट द एंगुलर वेलोसिटी बी कांस्टेंट। ज़्यादा फास्ट करिए, अब उनकी मर्जी है, पहले धीरे घुमाएंगे फिर फास्ट करेंगे, जो भी उनकी मर्जी है। अब देखो सबसे पहले ये आदमी जो है ये दीवार पे चिपका हुआ, इस पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, 4 फोर्सेस। डेरिवेशन का नाम है टर्किश ट्विस्ट। तुर्की वालों ने ये बनाया ऐसा गोल घुमाने का झूला, ठीक है। अब ये आदमी जो है इसको नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता, हमको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स है कि मानता ही नहीं, हमेशा हर चीज को नीचे खींचता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट, वेट इज एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेट, वेट यानी m into g। आपको सब मालूम है, ये सब ग्रेविटेशन पढ़े लिखे लोग आप लोग। फिर उसके बाद ये mg नीचे खींच रहा है, कौन सा फोर्स है जो इसको ऊपर खींचेगा? तो फ्रिक्शन। कलर वलर रुके यहाँ पे, यहाँ पर दिस इज ये ऐसा है, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर एक आदमी है ऐसा, या औरत है जो भी है, और इस आदमी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खींच रहा है ऊपर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर खींच रहा है। एंड उसको नीचे कौन खींच रहा है? m into g, वेट उसको नीचे खींच रहा है। आदमी को वेट किधर खींच रहा है? नीचे। m into g इज व्हाट? वेट, वेट खींच रहा है उसको नीचे। और ये f क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर जीन्स पहन के आया होगा, रफ वाला जीन्स होगा, रफ एंड टफ, तो घसरेगा नहीं वो। और अगर पॉलिस्टर के कपड़े पहन के आया, चिकने चापने कपड़े पहन के आया, तो गया फिसल के गया नीचे, मर गया समझो। या तो फिर ये ड्रम के अंदर किसी ने आया और बोले तेल लगा देता, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। अगर ये समझो ऑगी है और कॉकरोचेस है, कॉकरोचेस ने अंदर से तेल मार दिया उसको ड्रम को, और ये ऑगी लटक रहा झूला झूलने, तो फिसल के नीचे ही गिर जाएगा वो। तो मिनिमम फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? मिनिमम फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू वेट। वेट नीचे खींच रहा है, और मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन हमेशा कहाँ खींचता है? जिधर भी मोशन या मूवमेंट स्लिप होने वाली कोई चीज, फ्रिक्शन हमेशा उसके अगेंस्ट में खींचता है। तो ये आदमी नीचे घसरने वाला है, लेकिन फ्रिक्शन इसको ऊपर खींचेगा, ठीक है। अगर ये mg बढ़ गया तो आदमी नीचे गिर जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ गया तो आदमी घसीट फसीट के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन दोनों भी बैलेंस रहते तो क्या होगा? इक्वल रहेगा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, तो क्या होगा? नो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन ऑफ मैन, ऑफ क्या बोलेंगे उसको? ट्रैवल, झूले में बैठने वाले को, झूले में बैठने वाला मैन और वुमन इन द वुमन एंजॉइंग अ राइड, enjoying a ride in the motor, in the rotor। लिखना पड़ा था क्या? हाँ, mg नीचे खींच रहा है, फोर्स कहाँ खींच रहा है? ऊपर। इसके ऊपर और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, और 2 फोर्सेस है। अब कौन सा कलर लो? पिंकी पिंकी व्हाइट कलर। हाँ, तो अब ये देखो, ये आदमी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब ये झूला घूमेगा फास्ट, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ खींचेगा? बाहर। कितना रहेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CFF इज इक्वल टू mv² अपॉन r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको मालूम, पढ़े लिखे लोग आप। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना रहेगा? mv² अपॉन r। अब मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है समझा चुका हूं। अगर मैं दीवार को धक्का मार रहा हूं, तो अगर मेरे ताकत ज्यादा है, मेरा फोर्स ज्यादा, तो दीवार उधर गिर जाना चाहिए सड़क के। और अगर दीवार मुझे ज्यादा धक्का मार दी तो मैं इधर आके गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जितने फोर्स है मैं वॉल को दबा रहा हूँ, उतने ही फोर्स है वॉल भी मुझे बाहर धक्का दे रही है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती है? जितनी एक्शन फोर्स की वैल्यू होती है उतनी ही रिएक्शन फोर्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आदमी जब गोल घूमते समय ड्रम को बाहर धकेल रहा है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² r से बाहर धकेल रहा, तो ड्रम क्या होगा? स्टील का ड्रम है, फूट के तो आदमी बाहर नहीं गिरेगा। तो स्टील के ड्रम
ड्रम से टकराएंगे तो स्टील का ड्रम भी इसको अंदर धक्का मारेगा, और कितने जोर से अंदर धक्का मारेगा तो mv स्क्वायर से, और वो जो अंदर धक्का मारेगा दैट फोर्स विल बी कॉल्ड n। यहाँ पे n का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये रहेगा नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय इनर वॉल ऑफ द ड्रम। इनर वॉल ऑफ द ड्रम दिखता क्या आपको, नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द इनर वॉल of the drum। normal reaction given by the inner wall of the drum। ये ड्रम जो है गोल घूम रहा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींच रहा, तो आदमी ऐसा नहीं कि स्टील के ड्रम को फोड़ के बाहर गिर जाएगा, स्टील का ड्रम उसको अंदर धकेलेगा, और वो अंदर धकेलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। बताओ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, जितने से बाहर धक्का मारेंगे और ड्रम को अंदर की साइड से इनर वॉल पे वो जितना धक्का मारेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और अगर ये आदमी को ऊपर भी नहीं भागना है, नीचे भी नहीं गिरना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, f इज इक्वल टू mg होना चाहिए। बस हो गया, डेरिवेशन खत्म। बाकी आप समझदार हो, क्या कर लेंगे अपन। अब हम देखेंगे, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो क्या हो जाएगा, f अपॉन n इज इक्वल टू f अपॉन n, f यानी mg और n यानी mv स्क्वायर अपॉन r। mm कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फिर, बचेगा यहाँ f अपॉन n इज इक्वल टू g अपॉन, वो r ऊपर चला जाएगा, rg अपॉन v स्क्वायर। बोलो गलत है, सही है। हाँ, अब एक चीज ध्यान दो कि f अपॉन n क्या होता है, याद करो, इसके पहले का डेरिवेशन याद करो एंगल ऑफ बैंकिंग का, और वो डेरिवेशन की स्टेप देख के बताओ, पेजेस पलटाओ पीछे, अगर नोट्स बनाए होंगे तो पेजेस पलटा के देखो। f अपॉन n का मतलब क्या होता है, हाँ वेरी गुड, f अपॉन n का मतलब होता है म्यू, और म्यू का मतलब क्या है यहाँ, व्हाट इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, अब यहाँ टायर वायर नहीं है, बिटवीन द पर्सन्स बैक, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना, हम मजाक के लिए लिख रहा हूँ, पर्सन का बैक एंड इनर वॉल ऑफ ड्रम, दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा ना, इसके देखो बैक साइड में है और ये ड्रम में फ्रिक्शन हो रहा है, तो दिस इज म्यू इज इक्वल टू rg अपॉन v स्क्वायर। v स्क्वायर को इधर लाया और इसको इधर अल्टरनेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg अपॉन म्यू, टेकिंग रूट ऑन बोथ। ये काम करते हैं, क्या आपको ये याद है कि सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और ये 11th में भी मैंने पढ़ा चुका आपको, v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा होता। बताओ कहां से होता, स्पीड इज इक्वल टू, एक चक्कर मार रहा है अगर कोई, एक चक्कर, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, अगर मैं ऐसा लिखता हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर हम ये लिखते थे, जाने दो क्या प्रूव करूंगा आपको, लिखो क्या, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टाइम, फिर v इज इक्वल टू 2 पाई r, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई t का मतलब क्या होता है, ओमेगा इंटू r, हो गया, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, और 2 पाई t का मतलब ओमेगा क्यों होता है, ये भी आपको मालूम है, वो भी नहीं बताऊंगा मैं, ओमेगा क्या, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज v, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी गोल घूमने की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी यानी सीधी लाइन में जाने की वेलोसिटी, सीधी लाइन में जाने की वेलोसिटी, यहाँ की रोटर तो गोल गोल घूम रहा, सीधी लाइन की वेलोसिटी। अगर समझो ये यहाँ पर कोई आदमी ऊपर खड़े रहता था यहाँ पर, और ये ड्रम घूम रहा, तो ये आदमी कहाँ भागता था, टेंजेंट में भागता था, कितनी स्पीड से भागता था, v यानी सीधी लाइन में उड़ के भागने की स्पीड। अब वो ड्रम के अंदर है तो बाहर भागेगा नहीं कोई, लेकिन अगर बाहर होता तो भाग जाता था, ये अंदर घूम रहा है, तो देखो v, तो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, तो v की जगह मैं क्या लिखूंगा, r इंटू ओमेगा उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू rg अपॉन म्यू। बात समझ में आ रही, चलो उसके बाजू में लिखता हूं, देखो r ओमेगा स्क्वायर का
आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू। आर कैंसिल कर दो, एक बचेगा क्या यहाँ, आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन म्यू। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, डायरेक्ट लिखूं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये जी रहेगा जी, और ये रहेगा म्यू आर, या आर म्यू कर देता हूं, आर म्यू अपना मुंह, दिस इज ओमेगा, समझे। और अगर v के लिए फॉर्मूला लाना रहता तो v के लिए क्या आएगा, वो ये वाला v इज इक्वल टू रूट आर जी अपॉन म्यू, v टेकिंग स्क्वायर रूट, v इज इक्वल टू ये हो जाता बिंदु 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 बिंदु, v इज इक्वल टू रूट आर जी अपॉन म्यू। और ओमेगा क्या लाना, तो ये व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो ज्यादा गोल नहीं घुमाना पड़ेगा, धीरे धीरे भी घूमेगा तो आदमी गिरेगा नहीं, और अगर फ्रिक्शन कम है तो घुमाना फास्ट पड़ेगा ताकि आदमी नीचे ना गिरे, चिपक के रहे, है ना। एंड ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, और की ग्रेविटी अगर ज्यादा है तो उसको बहुत एंगुलर वेलोसिटी बहुत फास्ट घुमाना पड़ेगा ताकि आदमी गिर ना जाए नीचे, नहीं तो और खींच लेंगे और रह गए, घूमने के बाद उसको दबा देना पड़ेगा, मार डालेंगे, मर जाएगा, काट देना पड़ेगा। एंड ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो रूट आर मतलब अगर छोटी रेडियस का है, छोटी रेडियस का है, एक ऐसा है झूला और एक ऐसा है, इसके लिए आर बड़ा है और इसके लिए आर छोटा है, तो जिसका आर छोटा है उसको घुमाना फास्ट पड़ेगा, और जिसका रेडियस बड़ा है उसको घुमा धीरे भी घुमाएगा तो लोग गिरेंगे नहीं, काम चल जाएगा, समझ गए। तो आज ये डेरिवेशन पढ़ते हैं अपन और रुक जाते हैं, एक बार अच्छे से देख लो, इसको नोट डाउन कर लो। अब सर का क्लास चालू हो रहा है इसलिए रुकना पड़ेगा, ध्यान से समझो।